अमेंडमेंट बिल की। ठीक है, आज हम बात करेंगे यूएपीए अमेंडमेंट बिल 2019 की। मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। ठीक है, ये एक एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था। ये एक एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था 1967 में। 1967 में। ठीक, तो अभी इसके बारे में भी बात करेंगे, क्यों किया था, कैसे और क्या रीज़न था करने का। बट आज की क्लास किसकी होगी? आज की क्लास होगी इस अमेंडमेंट की जो इस एक्ट में किया गया 2019 में। 2019 में इस एक्ट में एक अमेंडमेंट लाई सरकार एक अमेंडमेंट लाई ठीक, जिसने कुछ चीज़ों को, इस एक्ट की कुछ चीज़ों को चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले इस एक्ट के बारे में आप समझ लीजिए, उसके बाद आप देखना कि इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ, क्या चेंजेस हुए। ठीक, देखो ये बात करता है कि अगर कोई एसोसिएशन है, अगर कोई एसोसिएशन है जो अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रही है, अगर कोई एसोसिएशन है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, अगर वो कोई लॉफुल एक्टिविटी कर रहा है तो उसे प्रिवेंट करने के लिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट सरकार लेके आई थी 1967 में। ठीक, क्लियर है इतना? इसी के कॉन्ट्ररी अगर आप देखो, इसी के कॉन्ट्ररी अगर आप देखो तो वी हैव द राइट टू फ्रीडम, वी हैव द राइट टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19(1), अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1। ठीक, तो अगर 19(1) में देखो तो हमें छह तरह की फंडामेंटल फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड की हुई हैं। तो उसमें से एक है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक, एक है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन,
फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। तो ये बहुत मतलब 6 फंडामेंटल फ्रीडम हमें 19(1)(f) में एज अ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड की हुई हैं। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण फ्रीडम है, इम्पॉर्टेंट फ्रीडम है राइट टू एसोसिएशन, ठीक। बट इस यूएपीए एक्ट के आने से, ठीक है, इस यूएपीए एक्ट के आने से गवर्नमेंट को पावर मिल गया कि वो किसी भी एसोसिएशन को जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रही होगी, जो ऑर्गेनाइजेशन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रही होगी, उस एसोसिएशन को सरकार क्या कर देगी, उस एसोसिएशन को सरकार बैन कर सकती है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई एसोसिएशन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक, तो वो उसे क्या कर देगी, उसे बैन कर सकती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर सकती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर सकती है, ठीक। तो ये कॉन्ट्ररी चीज़, एक तरफ एसोसिएशन को बैन करने का फ्रीडम दे दिया, एक तरफ 19 क्लॉज 1 में हमारे पास राइट टू फ्रीडम था, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन था, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्ररी चीज थी। तो गवर्नमेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट में 19 क्लॉज 2 में जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं, इसका ये जो वर्ड है रीजनेबल, ये ओरिजिनली इस आर्टिकल में नहीं हुआ करता था। केवल था कि आप 8 ग्राउंड्स पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, बट इसमें आगे रीजनेबल, डेट रेस्ट्रिक्शंस शुड बी रीजनेबल, ठीक। तो ये रीजनेबल वर्ड को सरकार ने फर्स्ट अमेंडमेंट से इसमें ऐड कर दिया, ताकि ये ना हो कि किसी भी ग्राउंड पे, किसी अनरीजनेबल ग्राउंड पे, ठीक है, अब सरकार अपनी मनमानी कर पाए, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया विदाउट रीजनेबल जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो अगर सरकार किसी ऑर्गेनाइजेशन पे या सरकार किसी एसोसिएशन पे बैन लगाएगी, ठीक, तो वो जिस भी रेस्ट्रिक्शन पे लगाएगी, दैट रेस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल, ठीक। इसके साथ साथ 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसने रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में, आर्टिकल 19 के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में एक ग्राउंड जोड़ दिया, क्या था, इंटरेस्ट ऑफ यूनिटी, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा एक्ट करती है जिससे इंडिया की यूनिटी को थ्रेट हो, जैसे टेरिटोरियल यूनिटी को थ्रेट हो, जैसे भैया के कोई एक पर्टिकुलर टेरिटरी में लोग ये कहें कि ये इंडिया का पार्ट नहीं है, हम नहीं मानते अपने आप को भारत का पार्ट, तो अगर इंडिया की यूनिटी को थ्रेट हो, इंडिया की इंटेग्रिटी को थ्रेट हो किसी के एक्शन से, तो
सरकार उस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर सकती है। ठीक है, सरकार उन पे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट लगा सकती है। क्लियर है इतना? कमेंट में बताते रहना, कमेंट बॉक्स में बताते रहना। क्लियर है? इट इज क्लियर? ठीक है, इसी एक्ट ने, इसी अमेंडमेंट ने और इसी एक्ट ने मिलके गवर्नमेंट को पावर दे दी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई एसोसिएशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई एसोसिएशन अनलॉफुल एक्टिविटीज करती है, अनलॉफुल एक्टिविटीज करती है, तो गवर्नमेंट उसे क्या कर सकती है? गवर्नमेंट उसे बैन कर सकती है। गवर्नमेंट उसे बैन कर सकती है। गवर्नमेंट हैज पावर टू बैन द ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। ठीक, अगर वो एसोसिएशन किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में इंडल्ज हो। तो यूनियन जो यूएपीए एक्ट था, उसका जो पर्पस था, वो उन एसोसिएशन को बैन करना था, उन एसोसिएशन को बैन करना था, उन एसोसिएशन पे ये एक्ट इम्पोज करना था जो एसोसिएशन अनलॉफुल एक्टिविटी करे, जो एसोसिएशन अनलॉफुल एक्टिविटी करे। ठीक, अब इसके कुछ प्रोविजंस हम जान लेते हैं कि इस यूएपीए में क्या क्या प्रोविजंस गवर्नमेंट ने बनाए। इसके हम प्रोविजंस देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात इसमें ये है कि जो टेररिज्म की डेफिनेशन है, जो टेररिज्म की डेफिनेशन है, वो एक क्लियर डेफिनेशन नहीं है। मतलब इन्होंने क्लियरली ये नहीं बता रखा कि किस चीज को, किस पर्टिकुलर चीज को आप टेररिज्म बोलोगे। ठीक, किस चीज को आप टेररिज्म बोलोगे। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी नॉन वायलेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, कोई भी नॉन वायलेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, मतलब अगर सरकार के खिलाफ कोई डिसअफेक्शन फैलाने का काम करेगा और अगर उसमें वो वायलेंट पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, ठीक, उसमें किसी प्रकार का अगर वायलेंस पैदा हो रहा है, किसी प्रकार का वायलेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, अगर आप सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हो और उस भड़काने से वायलेंस क्रिएट हो रहा है, तो उसे भी टेररिज्म की डेफिनेशन में डाला जा सकता है एज पर द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म मेंशन्ड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो पहला तो इसका प्रोविजन, जो मेन प्रोविजन था, वो टेररिज्म की डेफिनेशन थी, क्योंकि टेररिज्म की डेफिनेशन इन्होंने वेग रखी है, क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एज मिलता है। ठीक, वो अपनी तरह से मोल्ड कर सकती है एक्टिविटीज़ को
कि कौन सी एक्टिविटी टेररिज्म के दायरे में वो डालेगी और कौन सी एक्टिविटी टेररिज्म के दायरे में वो नहीं डालेगी। ठीक, इसका अगर सेकंड हम लोग देखें, अगर सेकंड देखें तो सेकंड आपको पहले भी बता दिया मैंने, इट ऑथराइजेज द गवर्नमेंट to ban unlawful organization and terrorist organization. Authorizes the government to ban unlawful organization and terrorist organization. ठीक, तो क्योंकि वहाँ भी 19(1) में भी हमने एक रेस्ट्रिक्शन को ऐड कर दिया, वहाँ भी 19 क्लॉज 1 के रेस्ट्रिक्शन में भी हमने एक ग्राउंड को ऐड कर दिया कि अगर इंडिया की यूनिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी को थ्रेट होगा तो हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पे बैन लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसी के हवाले से, उसी का यूज़ करते हुए यहाँ पे इस एक्ट के अंडर गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिल गई कि इट कैन बैन एनी अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसके बाद इसके थर्ड प्रोविजन को अगर देखो, ठीक, और अनलॉफुल जो ऑर्गेनाइजेशन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करेंगी, जैसे डिसअफेक्शन फैलाना, डिसअफेक्शन स्प्रेड करना, किसके खिलाफ? अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द इंडिया, अगेंस्ट आवर कंट्री। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन डिसअफेक्शन स्प्रेड कर रहा है अगेंस्ट आवर कंट्री, तो उसे भी अनलॉफुल एक्टिविटी माना जाएगा अंडर दिस एक्ट, और इस एक्ट की वजह से गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को और उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर सकती है। ठीक, नेक्स्ट प्रोविजन देखो, इसमें लॉ इतने सख्त हैं कि अगर कोई सस्पेक्ट होगा, ठीक है, कोई सस्पेक्ट होगा गवर्नमेंट की नज़र में, अगर कोई सस्पेक्ट है कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस केस में सर्च करने के लिए, उस केस में सीज करने के लिए या उस केस में अरेस्ट करने के लिए वो पूरी तरह से ऑथराइज्ड होगा, वो भी विदाउट वारंट। उसे मजिस्ट्रेट से, पुलिस को मजिस्ट्रेट से पूछने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर किसी पे ये चार्ज लगा है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है या ये 4 लोग मिलके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट, बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन से उन 4 जनों को अरेस्ट कर सकता है, ठीक है, सर्च कर सकता है
और प्रॉपर्टी को सीज भी कर सकता है। अब एक बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट समझो। नॉर्मल, देखो अगर कोई नॉर्मल क्रिमिनल केस है, अगर कोई नॉर्मल क्रिमिनल केस है और मान लो यहाँ पे एफआईआर हुई, इस पॉइंट पे एफआईआर होती है, ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कराना पड़ेगा। इतना तो पता है सबको, आर्टिकल 22 आपने पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में भी ये राइट अरेस्टेड पर्सन को होता है कि उसे 24 घंटे के अंदर अंदर नियर बाई मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करा जाए। फिर मजिस्ट्रेट, देखो मजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन होते हैं, मजिस्ट्रेट या तो उसे छोड़ दे या फिर उसे पुलिस कस्टडी अलाउ कर दे, उसका फर्दर डिटेंशन अलाउ कर दे, या फिर उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दे। मतलब या तो उससे कहे कि साहब पुलिस के पास इसे दोबारा भेज दो, या फिर पुलिस से कहे कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करिए, तब तक इन्हें जेल में भेज दीजिए। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 15 दिन की कस्टडी, मजिस्ट्रेट 15 दिन की कस्टडी दे सकता है, या तो पुलिस या फिर जुडिशियल, या तो पुलिस या फिर जुडिशियल। ठीक है, उसके बाद इन 15 दिन के बाद ये मजिस्ट्रेट उस आदमी को पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकता। ठीक है, इसके बाद वो केवल अगर उसे कस्टडी बढ़ानी है तो या तो छोड़ देगा, वो 15 दिन के बाद बेल दे देगा। ठीक है, बट अगर उसे कस्टडी में रखना है उस अपराधी को, तो वो मैक्सिमम 90 डेज तक, मैक्सिमम 90 डेज तक कस्टडी में रख सकता है, वो भी केवल अब क्या, जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, मतलब 15 दिन तक तो वो पुलिस कस्टडी भी दे सकता है और जुडिशियल कस्टडी भी दे सकता है, बट 15 दिन के बाद वो केवल जुडिशियल कस्टडी के लिए अलाउ कर सकता है, वो भी मैक्सिमम कितनी कस्टडी, 90 डेज की। अब इन 90 डेज के अंदर क्या करना होगा पुलिस को, इन 90 डेज के अंदर पुलिस को क्या करना होगा, पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करते हुए, पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करते हुए पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करते हुए उसे यहाँ पे चार्जशीट सबमिट करनी पड़ेगी। मतलब 90 दिन के अंदर अंदर उसे चार्जशीट सबमिट करनी है, मतलब 90वें दिन भी वो चार्जशीट को सबमिट कर सकता है। चार्जशीट का मतलब होता है कि उस पर भैया हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली है और इन ये चार्जेस इस पे हम लगाते हैं, इस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे इस अपराधी पे ये चार्जेस लगाए हैं। ठीक है, अगर 90 दिन तक भी चार्जशीट फाइल पुलिस ना करे, अगर 90 दिन तक भी चार्जशीट फाइल ना करे, तो
वो जो अरेस्टेड पर्सन होगा, वो जो कस्टडी में जो पर्सन होगा, उसे बेल मिल जाएगी, जिसे हम डिफ़ॉल्ट बेल बोलते हैं। उसे ऑटोमेटिक बेल मिल जाएगी, डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगी। ठीक है। अब 90 डेज से ज़्यादा उसे कस्टडी में नहीं रख सकते। या तो तुमने 90 डेज के अंदर चार्जशीट फाइल कर दी हो, उस पर चार्जेस लगा दिए हों, ठीक। बट अगर 90 डेज में भी आपने उसकी चार्जशीट कोर्ट में पेश नहीं करी है, तो उसे 90 डेज के बाद डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगा, डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगा। फिर मजिस्ट्रेट, फिर आप बेल के लिए अप्लाई कर दो। मजिस्ट्रेट चाहकर भी आपको कस्टडी में नहीं रख सकता, आपको कस्टडी में नहीं रख सकता। तो ये प्रोसीजर होता है कस्टडी का, ये प्रोसीजर होता है कस्टडी का कि आप किसी भी पर्सन को मैक्सिमम 90 डेज के लिए कस्टडी में रख सकते हैं, ठीक। अब बट अगर हम इस एक्ट को देखें, इस अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट को देखें, तो इसमें पुलिस कस्टडी 30 दिन की हो सकती है, ठीक है। जो नॉर्मल केसेस में कितना था, 15 डेज मैक्सिमम। इसमें कितनी हो सकती है, 30 डेज। और जुडिशियल कस्टडी, और जुडिशियल कस्टडी 180 डेज तक हो सकती है, ठीक है। और नॉर्मल केसेस में क्या होता है, मैक्सिमम 90 डेज तक ही आप पर्सन को कस्टडी में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना, इसके लॉ इतने हार्ड बना दिए गवर्नमेंट ने कि अगर कोई इस एक्ट में फंसता है, अगर कोई इस एक्ट के अंदर ऑफेंस करता है, तो पुलिस कस्टडी ही 30 दिन की मिल सकती है, 1 महीने की पुलिस रिमांड मिल सकती है। और जुडिशियल कस्टडी 6 महीने की मिल सकती है, जहां मैक्सिमम टाइम जुडिशियल कस्टडी का 90 डेज है कि 90 डेज के अंदर आपको चार्जशीट फाइल करनी करनी है, वहां पे इसमें जस्ट डबल टाइम है, ठीक है। मतलब 180 डेज के लिए आप पर्सन को कस्टडी में रख सकते हैं विदाउट चार्जशीट, विदाउट चार्जशीट। ये वाला पॉइंट समझ में आया नहीं आया, ये कमेंट में बता दो। ये वाला पॉइंट समझ में आया नहीं आया, कमेंट में बता दो। ये वाला पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? इसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रोविजन देखें, तो नेक्स्ट प्रोविजन बताता है कि एंटीसिपेटरी बेल का इस एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है। एंटीसिपेटरी बेल होती है कि आपको पता है कि आपको पुलिस अरेस्ट करने वाली है, उससे पहले ही कोर्ट से जाके आप बेल ले आए, मतलब कस्टडी में जाने से पहले या अरेस्ट होने से पहले ही आपने अपनी बेल करा ली, ठीक है। मतलब एक दिन भी आपको पुलिस कस्टडी में अब नहीं रहना पड़ेगा। तो आप अगर इस एक्ट में फंसे हैं, आपने इस एक्ट के अंडर ऑफेंस किया है, तो एंटीसिपेटरी बिल का कोई भी प्रावधान नहीं होगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजन, नॉर्मल लॉज में आपको पता है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होता है।
बट अगर यूएपीए की बात करें, मतलब जब तक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का मतलब ये होता है कि जब तक कोई एक्यूज्ड गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता तब तक उसे इनोसेंट समझा जाएगा। जब तक कोई एक्यूज गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता तब तक उसे इनोसेंट समझा जाएगा। बस बट यूएपीए में इन्होंने उल्टा कर दिया। इस लॉ में प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है, मतलब जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि आप इनोसेंट हैं, जब तक कोर्ट में ये प्रूव नहीं हो जाता कि आप इनोसेंट हैं, तब तक आपको गिल्टी माना जाएगा। मतलब आप अपनी इनोसेंस अगर प्रूव नहीं कर पाए तो आपको आतंकवादी करार देके इस एक्ट के अंदर आपको सजा हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये हार्शनेस है इस लॉ की, इस एक्ट की हार्शनेस है। नेक्स्ट प्रोविजन, इसमें प्रोसीडिंग्स के लिए स्पेशल कोर्ट्स होते हैं। स्पेशल कोर्ट्स और ओपन कोर्ट्स दो प्रोविजंस होते हैं। ओपन कोर्ट जो नॉर्मल हमारे कोर्ट्स होते हैं जिसमें वकील होते हैं, सुनने वाली जनता होती है, ठीक है, पार्टीज होती हैं। स्पेशल कोर्ट क्या होते हैं? स्पेशल कोर्ट्स आर द क्लोज कोर्ट्स। क्लोज कोर्ट्स होते हैं, ठीक, जिसमें केवल जज होगा, एक्यूज होगा, वकील उसका वकील होगा और गवर्नमेंट का वकील होगा, ना मीडिया होगी ना जनता होगी। ठीक है, और विटनेस भी इसमें कैसे होंगे? सीक्रेट विटनेस होंगे। पुलिस वाला नहीं बताता कि किस आदमी को हम पेश करने जा रहे हैं, किस आदमी से हम गवाही दिलाने जा रहे हैं। वो विटनेस आया, उसने बताया कि हाँ ये आतंकवादी है, कोर्ट मान लेगी ये आतंकवादी है। ठीक, और नेक्स्ट इसमें अगर ये देखो आप कि इसमें किन चीज़ों को क्राइम माना जाता है, किन चीज़ों को क्राइम माना जाता है, तो देखो इसके लिए आपको एक्ट करना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको एक्ट करना ज़रूरी नहीं है, ये आपको केवल आइडियोलॉजी के बेसिस पे भी मतलब ऑफेंस मान लिया जाएगा। अगर कोई टेररिस्ट एसोसिएशन है, अगर कोई टेररिस्ट एसोसिएशन है, आप उसका, मान लो आप उसका लिटरेचर पढ़ रहे हो, पुलिस को आप पे शक होता है, आपके घर की तलाशी लेती है, आप उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लिटरेचर आपके पास मिल जाता है। अब भले ही आप उत्सुकता से उसे लाए हों कि साहब देखूं क्या होता है इनमें, ठीक, तो ये भी इस एक्ट के अंदर क्राइम माना जाएगा और आपको उठा लिया जाएगा और प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट लगेगा जब तक आप ये प्रूव नहीं कर देते कि इस लिटरेचर को मैं केवल, मेरी कोई इंटेंशन उस एसोसिएशन को ज्वाइन करने की नहीं थी, मेरी इंटेंशन उस एसोसिएशन के साथ काम करने की नहीं थी, मैं केवल ये ऐसे ही पढ़ने के लिए लाया था। जब तक आप ये चीज़ प्रूव नहीं कर देते आप एक क्रिमिनल इस एक्ट के अंदर माने जाएंगे। ठीक, अब क्या है कि आपने मान लो कोई एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन था, कोई एक अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन था या फिर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, आपने उसकी मीटिंग्स को अटेंड कर लिया, आप उसकी मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हो, सुन रहे हो कि साहब क्या क्या ये बोलते हैं अपनी मीटिंग्स में, केवल ये जानने के लिए आपने उनकी मीटिंग्स को अटेंड कर लिया। तो इन मीटिंग्स को अटेंड करना ही ये क्राइम माना जाएगा इस एक्ट में। ठीक है, उसके लिए एक्ट करना ज़रूरी नहीं है, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करना ज़रूरी नहीं है। केवल अगर आप उस टेररिस्ट एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, अगर उस टेररिस्ट एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, अगर उस टेररिस्ट एसोसिएशन की आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं या फिर उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, ठीक, इतना ही काफ़ी होगा इस एक्ट में बुक होने के लिए। इसी के साथ साथ
अगर देखा जाए तो इस एक्ट में मेंबरशिप की कोई डेफिनेशन नहीं है। ये एक्ट नहीं बताता कि कैसे ये माना जाएगा कि आप उसके मेंबर हैं या उसके मेंबर नहीं है। ठीक, मतलब आपको कोई फॉर्म भर के उसे ज्वाइन करना है, आपको उसके साथ मिलके काम करना है, ठीक, या मेंबर होने के लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो कोई मेंबरशिप की कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई, इसे भी गवर्नमेंट अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके लोगों को बुक कर लेती है। ठीक है, जैसे अभी एक कोरेगांव केस हुआ था, कोरेगांव केस हुआ था जिसमें 5 पर्सन्स को, जिसमें 5 पर्सन्स को उनके माओइस्ट से लिंक होने की वजह से इस एक्ट में बुक कर लिया गया। ठीक, कोरेगांव केस में गवर्नमेंट ने इस 5 पर्सन्स को इस एक्ट में बुक कर लिया केवल इस वजह से क्योंकि उन्हें लगता था कि इनके माओइस्ट से लिंक है। ठीक, अब बात करते हैं इसमें अमेंडमेंट की। अब बात करते हैं इसमें अमेंडमेंट की। इस एक्ट में जो 2019 में सरकार अमेंडमेंट लाई, ठीक, 2019 में सरकार इसमें जो अमेंडमेंट लाई उसकी बात करते हैं। ठीक, इस बिल को पार्लियामेंट में होम मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसे इंट्रोड्यूस किया, अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट बिल 2019 को। ठीक, इसमें जो सबसे बड़ा चेंज ये लेके आए, देखो इसमें सबसे बड़ा चेंज ये जो लेके आए, इस बिल को मैंने बताया जब ये बिल बनाया गया था 1967 में, जब ये बिल बनाया गया था 1967 में, तो इसका पर्पस था बैन द एसोसिएशन, बैन द एसोसिएशन और बैन द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, कोई ऐसी एसोसिएशन या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जिसका टेररिस्ट लिंक हो या जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो या जो अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रही हो, उसको गवर्नमेंट बैन कर सकती है। ये जो 2019 में अमेंडमेंट ये लेके आए, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्यों बाद में इस अमेंडमेंट का ये जो प्रोविजन इन्होंने ऐड किया, इसका मतलब बहुत सारे क्रिटिक आए इसके, क्योंकि बहुत टाइम से किसी इंडिविजुअल ने टेररिस्ट अटैक नहीं किया। ठीक है, मतलब उसने ऐसा नहीं हुआ कि अपने घर पे बॉम्ब बनाया और टेररिस्ट अटैक कर दिया। ठीक है, जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं वो सारे किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइज्ड होते थे।
ठीक, पूरा प्लांट अटैक हुआ करते थे। ठीक, तो इसके काफ़ी क्रिटिक आए कि गवर्नमेंट इसका मिसयूज ना करे। इन्होंने ये यूएपीए एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया कि अब से हम इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं और इस यूएपीए एक्ट में बुक कर सकते हैं। ठीक, तो ये था एक बड़ा अमेंडमेंट इसमें। इसके बाद देखते हैं जो सेकंड अमेंडमेंट इसमें आया। पहले यूएपीए में स्टेट की और सेंटर के पास दोनों के पास लगभग बराबर पावर्स थी। ठीक, बट ये जो अमेंडमेंट हुआ 2019 में, इसमें पावर्स स्टेट से लेके मैक्सिमम पावर स्टेट से लेके सेंटर को दे दी गई। ठीक है, अब इस अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, स्टेट के पास इन्होंने बिल्कुल पावर नहीं छोड़ी। जैसे अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए अगर इसकी प्रॉपर्टी को सीज करना चाहती है, तो पहले ये हुआ करता था, पहले उसे स्टेट से परमिशन लेनी होती थी, स्टेट के डीजीपी से परमिशन लेनी होती थी। ये प्रोविजन बदल के इन्होंने कर दिया कि अब इन्हें एनआईए अपने ही डायरेक्टर जनरल से परमिशन ले सकती है। स्टेट के डीजीपी से परमिशन ना लेके ये अपनी ही एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से परमिशन ले सकती है। ठीक, किसी भी स्टेट की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी को सील करने के लिए। ठीक, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए। ये एक सेकंड अमेंडमेंट था जो इस अमेंडमेंट बिल से इस एक्ट में लाया गया। ठीक, इसके बाद प्रोविजन देखिए आप अमेंडमेंट का। पहले जो अगर किसी पे चार्ज लगा है, अगर कोई सस्पेक्ट है, इसके अंडर यूएपीए के अंडर अगर कोई सस्पेक्ट है, अगर उसका कोई एक्यूज्ड है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन का जो चार्ज हुआ करता था, वो तो या तो डीएसपी पे हुआ करता था या फिर असिस्टेंट कमिश्नर की रैंक का वो होना चाहिए। मतलब इतने हाई ऑफिसर्स अगर हैं तो ही इसकी इन्वेस्टिगेशन को कर सकते हैं। इस प्रोविजन को 2019 के अमेंडमेंट बिल से चेंज कर दिया। इसमें ये चेंज किया कि अगर एनआईए का इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर है, अगर एनआईए का नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का इंस्पेक्टर रैंक का भी ऑफिसर है और उससे सारी बड़ी रैंक वाले ऑफिसर इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो इसका क्या है, इसका इन्वेस्टिगेशन करने का स्कोप बढ़ा दिया। ठीक, अब डीजीपी और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ साथ उसकी जो लोअर रैंक्स के ऑफिसर्स हैं, जो इंस्पेक्टर रैंक से लेके ऊपर के सारे ऑफिसर्स हैं, वो अब इन केसों में इन्वेस्टिगेशन कर सकेंगे। इसके बाद एक लास्ट प्रोविजन जो अमेंड हुआ है, इससे पहले बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज थी जिन्हें ये पावर थी कि वो
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकती है, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकती है। ठीक, इन इंटरनेशनल एजेंसीज में 2019 के अमेंडमेंट बिल से एक एजेंसी ऐड हुई, ऐड वन एजेंसी। ठीक, वो कौन सी एजेंसी है, उसका नाम लिख लीजिए, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं, ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म, ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म, ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म। ठीक, तो बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज के पास पहले पावर थी कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर कर सकती है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें एक इंटरनेशनल एजेंसी को हमने और ऐड कर दिया जिसका नाम है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म। क्लियर? तो ये था UAPA 1967, ठीक है, और उसके साथ इसका अमेंडमेंट बिल 2019 जो 2019 में पास हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक या सवा पेज के नोट्स हैं, वो मैं आपके बैच के ग्रुप में शेयर करवा दूंगा।